हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के मिड टर्म के हवाले से कंप्लीट डिटेल के बारे में। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हमने कौन कौन सी चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम मिड टर्म के पेपर पैटर्न के हवाले से डिस्कस करेंगे, फिर टोटल मार्क्स मिड टर्म के कितने होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि पासिंग मार्क्स कितने होते हैं मिड टर्म के अंदर। ठीक है, और मिड टर्म का सिलेबस हर बुक का कितना कितना होता है, कि कौन सी बुक के ओनली ऑब्जेक्टिव आता है मिड टर्म के अंदर, कौन सी बुक का अकेला सब्जेक्टिव आता है, और कौन सी ऐसी बुक्स होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आता है। ईच एंड एवरीथिंग आपको इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल के साथ मैं बताऊंगा। ठीक है, आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। आपके टोटली क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है ना, जिन बच्चों को इन चीज़ों के बारे में इल्म है वो वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। जिन लोगों ने कुछ सीखना है और इसके रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन हासिल करनी है वो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। ठीक है, आपके तमाम क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो के अंदर हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच रहा है। इसके अलावा अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप का ग्रुप जो लिंक है वो अटैच किया हुआ है, आप उसके ऊपर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हो। पहले हम मिड टर्म की परसेंटेज यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मिड टर्म की कितनी परसेंटेज होती है आपकी फाइनल टर्म के अंदर ऐड। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है मिड टर्म। मिड टर्म जब आपका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, आपको पता होगा आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। सेमेस्टर स्टार्ट होते हैं सबसे पहले आपको एक्टिविटीज़ आना स्टार्ट होती हैं। सबसे पहले आपको एक्टिविटीज़ आएंगी, कुछ मिड टर्म से पहले एक्टिविटीज़ आ जाएंगी, कुछ मिड टर्म के बाद आपको एक्टिविटीज़ आएंगी। ठीक है, अब जो आपका एग्जाम जो आपका टीचर होता है, जैसे CS 101 का टीचर है, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो आपका मिड कितने परसेंट का लेता है। ठीक है ना, आपका टोटल फॉर एग्जांपल हम एक बुक को डिसाइड कर लेते हैं, CS 101 है। CS 101 है ना, वो 100% है पूरे सेमेस्टर के अंदर। आपके 6 मंथ का जो सेमेस्टर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर, उसके अंदर CS 101 है, उसका 100% है। उसमें से आपका जो फाइनल रिजल्ट आना है, उस 100% में से जो 60% होता है वो फाइनल का होता है। 60% आपका फाइनल होना ही होना है, वो कंफर्म होता है। ठीक है ना, उसके बाद जो 40% रह जाता है, 40% अब आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि वो उसमें से 40% में से कितने परसेंट का मिड टर्म लेता है और कितने परसेंट की वो एक्टिविटीज लेता है। ठीक है ना, कुछ जो आपके टीचर होते हैं वो अपनी एक्टिविटीज नहीं लेते, यानी कि आपके क्विज, असाइनमेंट्स और GDP होती है ना, कुछ जो टीचर होते हैं वो के लिए असाइनमेंट्स और GDP ले लेते हैं, क्विज नहीं लेते। ठीक है ना, कुछ टीचर्स होते हैं जो क्विज ले लेते हैं, असाइनमेंट्स नहीं लेते, जैसे सोशियोलॉजी 101, SOC 101 कुछ स्टूडेंट्स की बुक होगी, आपने अभी से देख लेना है कि उसकी असाइनमेंट्स आपको नहीं आएंगे। ठीक है ना, सोशियोलॉजी के टीचर जो है ना वो असाइनमेंट्स अपनी नहीं लेते, वो सिर्फ क्विज और GDP देते हैं। क्विज और GDP के जो नंबर है ना वो आपके फाइनल के अंदर ऐड करते हैं। असाइनमेंट्स आपको ना तो मिड से पहले देते हैं ना मिड के बाद देते हैं, मतलब पूरे सेमेस्टर के अंदर आपको सोशियोलॉजी की कोई असाइनमेंट्स नहीं आएगी। ठीक है ना, उसके ओनली जो है ना वो क्विज आते हैं या आपकी GDP आती है। ठीक है ना, अब आपने ये चीज याद रखनी है कि आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि आपको मिड कितने परसेंट लेता है। ज्यादा से ज्यादा जो कम से कम मिड टर्म होता है ना वो 20 मार्क्स का होता है, जो ज्यादा से ज्यादा टीचर पे डिपेंड करता है ना वो 25% लेता है। ठीक है ना, अब जो टीचर्स अपनी असाइनमेंट्स नहीं लेते वो 25% का मिड टर्म लेते हैं, और जो टीचर्स अपनी असाइनमेंट्स, क्विज और GDP ईच एंड एवरीथिंग लेते हैं वो जो है ना वो 20% का मिड टर्म लेते हैं। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको अपने LMS से ही पता चलेंगी। आपने LMS पे जाना है, मैंने पिछली अपनी वीडियो में बताया हुआ है कि LMS की असेसमेंट स्कीम के अंदर हम किस तरह जाते हैं। आपने स्कीम के अंदर जाना है, वहां पे आपको एक सर्कल शो होगा, मैंने लास्ट टाइम वाली वीडियो में वो सर्कल आपको दिखाया था। वहां पे लिखा होता है फाइनल टर्म जो है ना वो 60% का है, और मिड टर्म आपका अभी से आपकी हर बुक का लिखा होगा कौन से टीचर ने कितने परसेंट जो है ना वो मिड टर्म लेना है। जब आपको सर्कल के अंदर अगर 20% शो हो रहा है तो आपका मिड टर्म जो है वो 20% का होना है। अगर आपका 60% शो हो रहा है तो आपका जो है ना वो 25% शो हो रहा है तो आपको 25% का मिड टर्म होना है। ठीक है, अब मिड टर्म के अंदर जो क्राइटेरिया होता है, क्वेश्चन होते हैं, वो 20% वाले के भी उतने ही क्वेश्चन आते हैं, और जिनका 25% होता है उनके भी उतने ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, आपका जो मिड टर्म है ना वो टोटल मार्क्स जो होते हैं ना मिड टर्म के वो होते हैं 38 मार्क्स। ठीक है ना, इसी वीडियो का मैं लास्ट पे जाके आपको बताऊंगा कि कितने मार्क्स वाला उसके अंदर पास होता है। ठीक है ना, और हर बुक का हमने सिलेबस भी इसके अंदर डिस्कस करना है कि कौन सी बुक के लिए ऑब्जेक्टिव आने हैं, कौन सी बुक के लिए सब्जेक्टिव आने हैं, और कौन सी बुक के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आने हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है ना, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके मिड टर्म की परसेंटेज जो होती है ना, जो फाइनल टर्म के अंदर ऐड होनी होती है, वो कम से कम 20% होती है, और ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो 25% होती है। ठीक है, अब हम इसके अंदर करते हैं आपका जो मिड टर्म के, इससे पहले मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, परसेंटेज के अंदर बताता हूं। आपके मिड टर्म के 3 पैटर्न बनते हैं। ठीक है ना, एक जिनका ओनली ऑब्जेक्टिव आता है,
एक वो पैटर्न हो गया कि जिन बुक्स के ओनली ऑब्जेक्टिव आना है। अब मैं वो सब्जेक्ट भी आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं जिनका ओनली ऑब्जेक्टिव आना है, जो कन्फर्म है 100% हर सेमेस्टर के अंदर उनका ऑब्जेक्टिव आता है वो वाला। दूसरा पैटर्न ये बनता है कि जिनका ओनली सब्जेक्टिव आता है उनको किस तरह का पेपर आएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है जिनको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आता है। अब आपके 3 टोटल पेपर पैटर्न बन जाएंगे, जिनका अकेला ऑब्जेक्टिव आता है, जिनका अकेला सब्जेक्टिव आता है और जिनका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आता है। 3 पैटर्न, ठीक है। अब ये सबसे पहला हम पैटर्न यहाँ पे डिस्कस करेंगे जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है पैटर्न नंबर 1 ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। अब जिन बुक्स का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आता है उनका पेपर किस तरह होता है। आपके पेपर के अंदर जो टोटल मार्क्स होते हैं वो होते हैं 38, ठीक है। 38 के अंदर आपको 27 एमसीक्यूज दिए जाते हैं। 27 में से आपने अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 22, ठीक है। जो बेस्ट 22 है आपने करके 27 ही आने हैं। लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपके जब टीचर आपका पेपर चेक करेंगे, जो आपके 22 बेस्ट एमसीक्यूज होंगे, जो आपके करेक्ट होंगे, वो आपके चेक हो जाएंगे, बाकी एक्स्ट्रा के तौर पे छोड़ दिए जाएंगे। आपने 26 के 26 पे ही क्लिक करके आना है, उनको सेव करके आना है। आपने 27 ही करके आने हैं, लेकिन जो 22 ज्यादा बेस्ट होंगे, जिनका आंसर करेक्ट होगा, वो आपके जो है ना वो ले लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है ना। आप अगर तीनों करके आ गए हो तो आपके उनमें से 2 के जो ना वो आंसर, जो 2 के आंसर होंगे ना उनके नंबर जो कंसीडर आपके किए जाएंगे, बाकी एक आपका जो एक्स्ट्रा के तौर पे छोड़ दिया जाएगा। उसके बाद आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपने 2 करने होते हैं, ठीक है। अब आपके ऑब्जेक्टिव कितने आते हैं, 27, जिनमें से आपने करने कितने होते हैं, 22, ठीक है ना। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जिनमें से आपने अटेम्प्ट कितने करने होते हैं, 2 क्वेश्चन। अब आपका शॉर्ट क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर 3 मार्क्स का होता है, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर आपका 5 मार्क्स का होता है, ठीक है ना। अब आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपने 2 करने होते हैं। 2 को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6, आपके 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर। और लॉन्ग आपके 3 आते हैं, आपने 2 करने होते हैं, तो एक लॉन्ग 5 नंबर का हुआ, तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। 10 और 6 नंबर के आपके जो थे वो शॉर्ट क्वेश्चन थे, टोटल कितने हो गए, 16। आपका 16 नंबर का सब्जेक्टिव पार्ट आता है और 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है। 22 प्लस 16 कितने हो गए आपके पास, 38। तो आपका 38 मार्क्स का जो पेपर होता है ना वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर मिड टर्म का होता है, ठीक है ना। अब हम दूसरा पेपर पैटर्न जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं कि दूसरा पेपर पैटर्न जो आता है। अब हर स्टूडेंट की जब आपका सिलेबस स्टार्ट होगा ना, ये आपको सिलेबस कहाँ से पता चलता है, आपका पेपर पैटर्न, कि आपको एमसीक्यूज आने हैं, क्विज आने हैं, या जीडी सॉरी कौन कौन सी सब्जेक्ट के जो पेपर है ना वो ओनली ऑब्जेक्टिव आना है और सब्जेक्टिव आना है, ठीक है ना। ये आपको अनाउंसमेंट के अंदर जो है ना मिड टर्म से कुछ देर पहले आपको जो है ना अनाउंसमेंट आ जाती है, कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन, 1 या 2 वीक पहले भी आ जाती है कि कौन सी बुक का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आना है, कौन सी बुक का ओनली ऑब्जेक्टिव आना है, कौन सी बुक का अकेला ही सब्जेक्टिव पार्ट आना है, ठीक है ना। लेकिन मैं कुछ बुक्स जो है ना जैसे फेमस CX 101, SOC 101, MGT की बुक, कुछ जो ऐसी बुक्स हैं जिनका हमेशा से ऑब्जेक्टिव ही चलता आ रहा है पिछले 3-4 सेमेस्टर के, जिनका हर सेमेस्टर के अंदर ओनली ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है, और किन का सब्जेक्टिव होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा कि किन सब्जेक्ट की आपने जब तैयारी करनी है तो उनका सिर्फ आपने माइंड में ये याद रखना है कि इनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट ही पेपर में आना है। तो आपने सिर्फ उसको सब्जेक्टिव के लिए तैयार नहीं करना, आपने जस्ट उसको ऑब्जेक्टिव के लिए तैयार करना है, उसकी रीडिंग अच्छे तरीके से करनी है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने मिड टर्म के अंदर अच्छे मार्क्स किस तरह लेने हैं, ठीक है। अब दूसरा पेपर पैटर्न जो है उसके अंदर हम डिस्कस कर लेते हैं जिसके अंदर ओनली ऑब्जेक्टिव आता है। ये तो सीधी सीधी सी बात है, इसके अंदर तो कोई नहीं है। ओनली जो ऑब्जेक्टिव आता है ना, आपके 45 ऑब्जेक्टिव आते हैं, ठीक है ना। 45 एमसीक्यूज आते हैं जिनका ओनली ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। उनमें से जो आपने अटेम्प्ट करने होते हैं ना वो आपने 38 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है ना। आप करके 45 ही आओगे, लेकिन वर्चुअल यूनिवर्सिटी जब आपके पेपर चेक करेगी तो आपके जो 38 मार्क्स होंगे वो जो है ना बेस्ट आंसर जिनके होंगे वो वाले जो होंगे आपके जो चेक किए जाएंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट थर्ड पेपर पैटर्न होता है वो कौन सा होता है, अब ये कंफर्म नहीं है मुझे, क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट बहुत कम, मैथ 643 एक बुक है उसका सब्जेक्टिव पार्ट आता है, और चंद बुक्स हैं उनका सब्जेक्टिव पार्ट आता है। बाकी अभी किसी का कंफर्म नहीं है कि कौन कौन सी बुक का सब्जेक्टिव पार्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक आइडिया के तौर पर बता दिया है कि आपके 3 या आपके जो ओनली सब्जेक्टिव पार्ट आता है उसके 3 या 5 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 3 आते हैं या 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और जो लॉन्ग है वो भी 3 से लेकर 5, इसके दरमियान कोई तादाद होती है, या 4 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, या 3 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, या 5 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, उनकी मर्जी है, ठीक है ना। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसी तरह होते हैं कि या 3 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएं, या 4 क्वेश्चन आ जाएं, या 5 क्वेश्चन आ जाएं। ये हमें कंफर्म नहीं होता, इसलिए मैंने इसके नीचे लिखा हुआ है कि नॉट कंफर्म। ये उस टीचर्स को ही पता होता है कि मैंने कितने शॉर्ट क्वेश्चन देने हैं और कितने लॉन्ग, क्योंकि उसने 38 मार्क्स को कंप्लीट करना होता है, क्योंकि आपका मिड टर्म जो होता है ना वो 38 मार्क्स का होता है। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, जो टीचर 20% का लेते हैं वो 38 मार्क्स का पेपर लेते हैं, जो 25% जिन लोगों का मिड टर्म का लेते हैं वो कितने मार्क्स का पेपर लेते होंगे। तो मार्क्स आपके एक जैसे ही होते हैं, जिन लोगों ने ओनली ऑब्जेक्टिव का पेपर लेना
लेना है उनके भी 38 मार्क्स ही होने हैं, जिन लोगों ने ओनली सब्जेक्टिव का लेना है उनके भी 38 मार्क्स ही होने हैं, और जिनका ओनली आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव होगा और प्लस सब्जेक्टिव होगा उन लोगों ने भी 38 मार्क्स का ही पेपर लेना है, ठीक है ना। उसमें से अब हम बात करेंगे कितने वाला बच्चा पास होता है, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको बुक्स बता देता हूँ कौन सी बुक का जो कन्फर्म है ना आपका जो ऑब्जेक्टिव आना ही आना है, कौन कौन सी बुक का आप अपना हाईलाइट कर लो। इनमें से अगर आपकी कोई बुक्स हुई तो आप लोगों ने उनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट ही तैयार करना है पेपर के हवाले से। सबसे जो पहली बुक है ना फेमस बुक CS101, ठीक है ना। CS101 को आपने इस तरह तैयार करना है कि उसका ओनली ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता है, आपको 45 MCQs आने हैं और आपने CS101 को बहुत लेंथी तरीके से हैंडआउट्स को याद नहीं करना, कितनी इतनी बड़ी जो ना क्वेश्चनों की तरह याद करो, उसका ओनली आपका मिड टर्म प्लस फाइनल टर्म उसका आपका ऑब्जेक्टिव ही आना है पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपने अच्छे तरीके से बात को समझ लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश 101, ठीक है ना। इंग्लिश 101 का भी जो है ना आपका ओनली ऑब्जेक्टिव ही आना है पेपर के अंदर, मिड हो या फाइनल हो, ठीक है ना। उसके बाद पाक स्टडी 301 इसका भी ओनली ऑब्जेक्टिव ही आता है आपका पेपर में, ठीक है। उसके बाद इस्लामिया 202, ठीक है ना, इस्लामिया 202 का भी ओनली ऑब्जेक्टिव आना है आपका पेपर में, ठीक है ना। उसके बाद PSY 101 एक ये बुक है, उसके बाद MCM 101 एक ये वाली बुक है, इसका भी ओनली ऑब्जेक्टिव आता है। एक MGT 211, ठीक है ना, 211 MGT 211 इसका भी ओनली ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है, ठीक है ना। बायो 101, ठीक है ना, इसका भी ओनली ऑब्जेक्टिव पेपर में आता है। सबसे फेमस बुक सोशियोलॉजी 101 जिसका मैं अभी आपको वीडियो के अंदर भी जिक्र कर रहा था, सोशियोलॉजी SOC 101 इसका भी ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है ओनली मिड टर्म के अंदर, ठीक है ना। अगर हम 2 सेमेस्टर पीछे जाए ना तो इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आता था, ठीक है ना। अभी एक सेमेस्टर पीछे जाए तो इनका जो टीचर था ना वो भी चेंज हुआ है और इसकी बुक भी चेंज हुई है। आपने ये भी बात याद रखनी है सोशियोलॉजी की, आपने नेट से जो पुरानी बुक है ना वो डाउनलोड करके स्टार्ट नहीं कर देनी स्टडी करना, आपने अपने LMS से न्यू टीचर्स की, क्योंकि सोशियोलॉजी के न्यू टीचर चेंज हुए हैं LMS पे और उन लोगों ने न्यू जो हैंडआउट्स है ना वो वाले वहां पे अपडेट किए हैं, तो आपने LMS से अपने जो है ना हैंडआउट्स डाउनलोड करने हैं और वहां से सोशियोलॉजी के जस्ट MCQs के तौर पे आपने उस बुक को रीड करना है और जो लेक्चर आप वॉच कर रहे हो वहां पे अपनी एक एक चीज जो ब्रीक चीज भी आपको गिवन दी होगी ना आपने उसको अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि इसका जो टोटली पेपर है ना वो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है MGT 301, ठीक है ना। MGT 301 है वो भी ओनली ऑब्जेक्टिव होता है। फिर MGT 503, ठीक है ना, MGT 503 जो होता है उसका भी ओनली ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद इको 401, ठीक है ना, ये भी बहुत जो ना फेमस बुक है, काफी स्टूडेंट्स की फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर होती है। इको 401 इसका भी जो ना ओनली ऑब्जेक्टिव है, उसके रिलेटेड आपका पेपर पूछा जाता है, ठीक है ना। ये तो बात हो गई जिन सब्जेक्ट का ओनली ऑब्जेक्टिव आना था। ये मुझे 100% जो कंफर्म बुक्स थी ना जिनका हर सेमेस्टर के अंदर ओनली ऑब्जेक्टिव आ रहा है वो वाली मैंने जो 100% कंफर्म थी वो आपको इस वीडियो के अंदर बता दी है। इसके अलावा जितनी भी है उनका जो डिटेल काफी ग्रुप्स के अंदर शेयर हो रही थी तो वो अभी कंफर्म नहीं है कि उनका ऑब्जेक्टिव आना है या सब्जेक्टिव आना है। जो कंफर्म थी वो मैंने आपको बता दी है, जैसे ही कंफर्म होंगी मैं आपको अपडेट ना अपने ग्रुप में दे दूंगा। ग्रुप में हमारे ऐड होने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप उसके अंदर ऐड हो सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि हमने इसकी तैयारी कैसे करनी है। अब आपको जिन बुक्स का ऑब्जेक्टिव पता चल गया ना, आपने जब भी उनके लेक्चर वॉच करने हैं आपने उनको ऑब्जेक्टिव का नजरिया रख के आपने उस वीडियो को लेक्चरों को वॉच करना है और उसकी हैंडआउट्स को रीड करना है और उसकी जो थ्योरी है ना उसको याद नहीं करना, उसका सिर्फ कंसेप्ट लेना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि मिड टर्म के अंदर पास कितने वाला होता है। टोटल मार्क्स आपके कितने आ गए 38, पासिंग मार्क्स कितने वाला होता है 8 नंबर वाला। यहाँ पे आपने वीडियो को छोड़ के भाग नहीं जाना कि वीडियो खत्म हो गया हमें पासिंग मार्क्स का पता चल गया, टोटल नंबर का पता चल गया, सिलेबस का पता चल गया, ईच एंड एवरीथिंग हमारी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे अब मैंने आपको गाइड करना है कि आपने अच्छा CGPA कैसे लेना है मिड टर्म को मेंटेन रख के। अगर आपके मिड टर्म के अंदर अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आप फाइनल के अंदर ऑटोमेटिकली अच्छे नंबर ले जाओगे। अगर आपके मिड टर्म के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आते तो आप फाइनल टर्म के अंदर भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। अब यहाँ पे आपको गाइड करूंगा, अगर 8 मार्क्स सिर्फ पास होने के लिए चाहिए, जैसे आप 9th-10th के अंदर अगर 75 नंबर का पेपर होता है तो आप 25 लेकर पास हो जाते हो, लेकिन जब आपका ओवरऑल रिजल्ट देखा जाए तो 500 में से 200 नंबर होते हैं, तो वो आपके अच्छे नंबर होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अगर यूनिवर्सिटी के अंदर आपको जी 8 नंबर वाला पास है, हमारे 8 नंबर आ गए हैं, हमारा CGPA जो वो अच्छा आ जाएगा 3+ CGPA आ जाएगा, तो ऐसा हरगिज नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ 8 नंबर आपके पासिंग क्राइटेरिया। अब कुछ ऐसी बुक्स भी हैं जिनका अगर आपने मिड टर्म पास नहीं किया या मिड टर्म का पेपर नहीं दिया तो आप फाइनल टर्म के अंदर बैठ भी नहीं सकते, उनकी डेट शीट ही नहीं बना सकते। वो आपका जो है ना सब्जेक्ट बिल्कुल जाया हो जाता है, उसकी फीस आपको दोबारा पे करनी पड़ती है और एक सब्जेक्ट की फीस 2850 रुपये होती है जो आपको अगेन रिपीट करनी पड़ती है, दोबारा देनी पड़ती है, ठीक है ना। आपका जो एक बुक के अंदर अगर F ग्रेड आ जाए तो, ठीक है। अब यहां पे हमने डिस्कस करना है
कि 8 मार्क्स वाला तो आपके पास पास है, ठीक है ना। अच्छा सीजीपी लेने के लिए हमें कितने मार्क्स लेने चाहिए और उसकी किस तरह तैयारी करें कि हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएं। सबसे पहले तो आपका टोटल मार्क्स आ गए 38, उसमें से 8 नंबर वाला जो है ना वो मिड के अंदर पास है। मिड के अंदर आप पास हो गए, यानी कि आप फाइनल के अंदर क्वालिफाई कर गए और फाइनल टर्म जो है ना उसकी डेट शीट आ जाएगी। आप फाइनल टर्म की डेट शीट बना के फाइनल टर्म का पेपर दे सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बच्चों का आता है, अगर हम किसी वजह से मिड टर्म का पेपर नहीं दे सके तो क्या हम फाइनल टर्म के अंदर बैठ सकते हैं? तो हरगिज नहीं। अगर आपने मिड टर्म कुछ 1-2 साल पहले जो था ना विच में पहले इतनी सख्त रूल्स इनके नहीं थे, लेकिन अब काफी ज्यादा सख्त रूल हो गए हैं। अगर आपने मिड टर्म के अंदर पेपर नहीं दिया तो फाइनल टर्म की जब आप डेट शीट बना रहे होते हो तो आपको फाइनल टर्म के अंदर मिड टर्म का जो आपने बुक का पेपर नहीं दिया था वो शो ही नहीं होती बुक, ठीक है ना। वो शो नहीं होगी तो आप यानी कि फाइनल टर्म का पेपर दे ही नहीं सकते। तो अगर फाइनल टर्म का पेपर नहीं दोगे तो आपका उस बुक के अंदर एफ ग्रेड शो होगा और एफ ग्रेड का मतलब आप लोग फेल हो, ठीक है ना। अब आपने यहां पे एक चीज को याद रखना है, आपने मिड टर्म देना ही देना है, चाहे आपको मिड टर्म की तैयारी है या नहीं है। आप 8 मार्क्स इजीली ले सकते हो। देखो मिड टर्म के अंदर 22 एमसीक्यूज आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर हम 12 आपको एमसीक्यूज आते हैं, आपने 10 पे तुक्का भी लगा दिया, 10 में से 2-3 तो ठीक होंगे, आपके 12 से 15 नंबर तो आ ही सकते हैं 38 में से। तो आपका जो सीजीपी है ना 3+ आने के चांसेस हैं। अगर आप मिड टर्म छोड़ देते हो कि मेरी तैयारी नहीं है, आपने किसी वजह से आपने मिड टर्म छोड़ दिया, ठीक है ना, उसका तो पक्का आपको गारंटी है ना कि आप पक्के ही फेल हो। लेकिन अगर आप मिड टर्म दे देते हो तो आपके पास चांसेस होते हैं कि अगर आपके 8 या 8 से प्लस नंबर आ गए तो आप फाइनल टर्म के लिए क्वालिफाई कर जाते हो, ठीक है ना। अब आपने इसकी तैयारी कैसे करनी होती है? आपने जरूरी नहीं है 38 में से सिर्फ 8 ही लेने। अगर आपने 3+ सीजीपी लेना है तो आपको कम अज कम 38 मार्क्स में से 20+ मार्क्स लेने होंगे। अगर आप 38 में से 20+ लोगे तो आप 3+ सीजीपी ले सकते हो, अदरवाइज आप 3+ सीजीपी नहीं ले सकते। अब मैं आपको बताता हूं कि आपने 20+ कैसे नंबर लेने हैं। देखो सबसे पहले तो आपके पास 22 एमसीक्यूज आते हैं। 22 एमसीक्यूज का मतलब है कि आते तो 27 है लेकिन आपको तो 22 के नंबर मिलने हैं ना। आपने 22 को माइंड में याद रखना है कि मेरे 22 ही एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है ना। 22 एमसीक्यूज की आपने तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले आपका सिलेबस जो होता है ना मिड टर्म का, वो होता है, यहां पे मैंने सिलेबस सॉरी आपको अभी तक बताया नहीं है। सिलेबस जो होता है ना, अगर जिन बुक्स के आपके लेक्चर होते हैं 45 तक, जिन बुक्स के 1 से लेकर 45 तक लेक्चर है, उनके फर्स्ट 22 जो है ना वो मिड टर्म के अंदर इंक्लूड होते हैं, और जो नेक्स्ट 22 से लेकर 45 तक होते हैं वो फाइनल टर्म के अंदर इंक्लूड होते हैं। यहां पे कुछ बच्चों का ये भी था कि जिनके मॉडुलस होते हैं, जिनके मॉडुलस 200+ मॉडुलस होते हैं, उनका आपने हाफ कर लेना है। जितने आपके टोटल मॉडुलस आपने एलएमएस पे शो करना है, जितने आपको पूरे सेमेस्टर के लेक्चर शो हो रहे हैं ना, जिनके 1 से लेकर 25 तक शो हो रहे हैं, उनका हाफ सिलेबस मिड का होता है, हाफ फाइनल का होता है। जिनके मॉडुलस है, अगर उनको 200+ मॉडुलस शो हो रहे हैं, 300+ मॉडुलस शो हो रहे हैं, उसका मतलब ये है कि उसके हाफ जो मॉडुलस हैं वो मिड के हैं और जो हाफ हैं वो जो हैं वो फाइनल टर्म के हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बच्चों का और भी क्वेश्चन था कि क्या हम मिड टर्म का जो पेपर दे देते हैं, मिड टर्म का सिलेबस क्या फाइनल टर्म के अंदर रिपीट होता है या फाइनल टर्म का जो सिलेबस होता है उसी में से पेपर आता है? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, विर्चू यूनिवर्सिटी की ये क्राइटेरिया है कि जब आपका फाइनल टर्म का पेपर होता है उसमें से 20% जो पेपर होता है ना वो मिड टर्म के सिलेबस में से उठाया जाता है। यानी कि आपका फाइनल टर्म जो 60% का होता है ना, उसको जो ओवरऑल पेपर होता है वो 100% का ही होता है, ठीक है ना। 100% में से जो 80% पेपर आपका आएगा ना, 80% वो आपका फाइनल टर्म के सिलेबस में से ही आएगा। लेकिन 20% जो सिलेबस है, 20% पेपर होगा वो मिड टर्म के सिलेबस में से भी लिया जाएगा। अब वो कितने क्वेश्चन बनते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, उनमें से 6 शॉर्ट क्वेश्चन में से सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन जो मिड टर्म के सिलेबस में से लिया जाएगा। फाइनल टर्म का बता रहा हूं, अगर फाइनल टर्म के अंदर 6 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं ना, तो उनमें से आपका जो एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो मिड टर्म से लिया जाएगा। अगर आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं तो आपका जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो मिड टर्म से लिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके 27 एमसीक्यूज फॉर एग्जाम्पल आए हैं तो आपके 3 या 4 एमसीक्यूज जो है ना वो मिड टर्म से लिए जाएंगे, बाकी 22+ एमसीक्यूज जो है ना वो आपके फाइनल टर्म के सिलेबस में से लिए जाएंगे, ठीक है ना। तो ये काफी जो टीचर्स है ना उन पर डिपेंड करता होता है। कुछ टीचर जो होते हैं वो फाइनल के जो आगे वाला सिलेबस होता है ना उन्हीं में से ही पेपर लेते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स होते हैं जो असाइनमेंट्स नहीं देते या जीडीपी नहीं देते, वो कहते हैं मिड टर्म हमारा ज्यादा परसेंटेज का है तो वो जो फाइनल टर्म होता है ना उसमें से मिड टर्म का सिलेबस भी है ना उसके अंदर ऐड कर लेते हैं। ये सिलेबस का जो कंफर्म आपको मैसेज होता है ना वो आपके एलएमएस पे ही आता है, आपको अनाउंसमेंट के अंदर कि इतने सिलेबस में से मिड। अगर आपको पहले कोई कहता है ना कि इतना सिलेबस कर लो, इतना सिलेबस कर लो, तो आपने किसी की बातों में नहीं आना, आपने जो है ना अपने एलएमएस पे ध्यान देना है। एलएमएस पे वो जो कुछ बता देगा ना वही कंफर्म होगा। लेकिन ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं ये 100% कंफर्म है कि इन बुक्स के जो है ना ऑब्जेक्टिव आने हैं और इन बुक्स का ये वाला क्राइटेरिया है, ठीक है ना। जो कंफर्म है मैंने आपको वही बताई है, लेकिन मैंने काफी ग्रुप्स के अंदर देखा है उनके अंदर काफी तादाद में बताया हुआ है कि कौन सी बुक का सब्जेक्टिव, कौन सा ऑब्जेक्टिव। उनमें काफी मिस्टेक भी थी क्योंकि कुछ बुक का अंदर सिर्फ सब्जेक्टिव लिखा हुआ था, हालांकि उन बुक्स का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे मैथ 101 थी, उसका सिर्फ सब्जेक्टिव पार्ट वहां पे लिखा हुआ था, हालांकि मैथ 101 का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों बोथ आते हैं पेपर के अंदर, ठीक है ना। तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है, इन अफवाहों से बच के रहना है, ठीक है ना।
उसके बाद आपके एलएमएस पे ही आपको शो हो जाता है, ये जो मैंने पेपर का क्राइटेरिया बताया ना, इतने शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पैटर्न बताया है, ये आपके एलएमएस पे आएगा और इंशाल्लाह यही वाला होगा। 98% जो है ना वो यही वाला होता है, ठीक है ना। अगर चेंज भी हो तो वो बताते हैं कि हमने इतने शॉर्ट क्वेश्चन चेंज किए इतने, बल्कि 99% 100% यही वाला जो है ना आपका सिलेबस यही वाला होता है, ठीक है। अब जो है ना सब स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा कि कौन सी बुक का ऑब्जेक्टिव आना है और कौन सी बुक का सब्जेक्टिव आना है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, अब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी तैयारी अगर आपको एलएमएस वाले, अब आपको पता चल गया ना आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है। अब जिनका सब्जेक्ट का आपको कन्फर्म हो गया है कि इनका ऑब्जेक्टिव ही आना है, अब उनके अगर आप एलएमएस से लेक्चर ले रहे हो, आपको एलएमएस वाले लेक्चर की समझ नहीं आ रही, तो आप अपना हैंडआउट्स वहां से डाउनलोड करो, हैंडआउट्स को पीडीएफ फॉर्म में अपना ओपन करो, वहां से टॉपिक देखो और यूट्यूब पे सर्च करो। टॉपिक्स को आपने सेम टू सेम याद नहीं करना, टॉपिक्स में से आपने यूट्यूब पे सर्च करना है। यूट्यूब के अंदर जो जो चीजें वो आपको समझाता जाएगा ना, आपने एमसीक्यूज के तौर पे वो याद करते जाना है, ठीक है ना। एमसीक्यूज के लिए आपने अपने माइंड में कंसेप्ट याद रखते जाना है कि वो क्या क्या चीज समझा रहे हैं, क्योंकि आपने याद तो करनी नहीं है, एमसीक्यूज याद करने नहीं है, आपने सिर्फ कंसेप्ट लेना है। और जो आपके पेपर के अंदर आएंगे एमसीक्यूज वो भी कंसेप्चुअली होंगे। अगर आपको कंसेप्ट आता होगा तो आप एमसीक्यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप एमसीक्यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन उठेंगे कि क्वेश्चन करेंगे बच्चे के सर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो के यूनिवर्सिटी लेवल पे आके भी हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव का ही पेपर लेते हैं और यूनिवर्सिटी में डिग्री प्रोवाइड कर देती है, क्या वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर इतने ही ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की हर बंदा डिग्री को ले सकता है। तो ये बात अपने माइंड से निकाल दो। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर जो ऑब्जेक्टिव आते हैं ना वो काफी कंसेप्चुअल होते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव ही मैंने यहाँ पे काफी स्टूडेंट देखे हैं जिनका सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट का पेपर हुआ हो ना, और वो भी उसके अंदर फेल हुए होते हैं मिड टर्म के अंदर, यानी कि उनके 8 नंबर भी मिड टर्म के अंदर नहीं आते, 8 एमसीक्यूज करके भी वो पास नहीं होते। उसकी रीजन ये है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव आता है, अब इतनी यूनिवर्सिटी जो है वो सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव अगर प्रोवाइड कर रही है तो वो इतने बच्चों वाले ऑब्जेक्टिव नहीं आपको प्रोवाइड कर देगी कि आप बिल्कुल आसानी से आपने बुक को सिर्फ रीड किया है और आपको आसानी से एमसीक्यूज मिल गए और आपने उसके ऊपर टिक लगाया और आपको डिग्री प्रोवाइड कर दी विच यूनिवर्सिटी ने। आपके पास कंसेप्ट होगा तो आप एमसीक्यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप एमसीक्यूज को नहीं कर सकते। आपने इसके कंसेप्ट किस तरह क्लियर करने हैं, आपने अपने हैंडआउट्स को ओपन कर लेना है, हैंडआउट्स को आपने पूरी रीडिंग करनी है। अगर फर्स्ट 22 लेक्चर का आपका मिड टर्म है ना, आपने 22 लेक्चर को अच्छी दफा एक दफा रीड करना है, एक दफा रीड कर लो। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है आप 2-3 दफा रीड करो, क्योंकि जब आप रीड कर लोगे ना, आपने एक एक लाइन को रीड किया होगा, जब आप पेपर के अंदर बैठे होगे, जब आप स्टेटमेंट को रीड करोगे आपको फौरन माइंड में आप स्केच बन के आ जाएगा कि मैंने इसको हैंडआउट से रीड करते हुए यहाँ पे ये रीड किया था। आपको 70 to 80% पता चल जाएगा कि इसका ऑब्जेक्टिव का जो आंसर है ना वो ये हो सकता है, ठीक है ना। तुक्का लगाने से ये बेहतर है कि आपको 70 to 80% पता चल जाएगा, तो आप उसको एग्जैक्ट जो है ना वो आंसर लगा सकते हो, ठीक है। इस तरह आपने जो है ना 20, अगर आप 38 में से 8 नंबर लेते हो तो आप मिड टर्म के अंदर पास हो, यानी कि आप फाइनल टर्म के अंदर क्वालिफाई कर गए हो। अगर आप मिड टर्म के अंदर पास नहीं होते तो आप फाइनल टर्म का पेपर नहीं दे सकते। अब मिड टर्म के अंदर आपको कितने नंबर लेने होंगे 3+ सीजीपीए लेने के लिए? आपको 20 नंबर, 38 में से 20+ नंबर लेते हो तो आप जो फाइनल टर्म के अंदर ना 3+ सीजीपीए ले सकते हो। वो बताता हूँ आपको कैसे। अब आपके मिड टर्म ही, अगर आपके मिड टर्म के अंदर आपके 22 एमसीक्यूज थे, अगर आपके 20 एमसीक्यूज भी अच्छे तरीके से हो गए, उसके बाद आपने मिड टर्म के अंदर हो या फाइनल टर्म हो, आपने कोई भी सब्जेक्टिव पार्ट का कोई क्वेश्चन जो है ना वो खाली छोड़ के नहीं आना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपका कंसेप्चुअल पेपर लेती है और कंसेप्चुअल तौर पे ही आपका जो है ना वो चेक करती है। अगर आपने उसके रिलेटेड कोई थोड़ा सा भी लिख दिया ना, आपको 3 नंबर में से 1 नंबर वो मिल जाता है, ठीक है ना। अगर आपने थोड़ा सा कंसेप्चुअल उसके रिलेटेड कोई भी चीज लिख दी है ना, आपको 1 नंबर वो दे देगा, ठीक है ना। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर वो 5 मार्क्स का, आपने उसके रिलेटेड थोड़ा सा भी कुछ ना कुछ लिख दिया ना, आपको 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमें 3 शॉर्ट क्वेश्चन आए हैं, हमने तीनों ही अपनी मर्जी से लिखे हैं और तीनों के अंदर ही अपना कंसेप्ट यूज किया, तो यानी कि 1-1 नंबर तो हमें वहां से मिलेगा। 1-1 नंबर वो मिल गया। उसके अंदर 2 लॉन्ग क्वेश्चन थे, चलो 2 लॉन्ग क्वेश्चन के 4 नंबर लगा लो, हमने अपनी तरफ से लिया कंसेप्चुअल, उसके रिलेटेड हमने लिख दिया, 5 नंबर हो गए। 5 नंबर ये हो गए हमारे पास। और मिड टर्म के अंदर आपके 22 एमसीक्यू बेस्ट थे ना, उसमें से अंदाजन आपके 15 ठीक हो गए, ठीक है ना। 15 वो वाले हो गए और 5 नंबर ये हो गए। आपके कितने बन गए? 20। लो जी 20 आपके नंबर इस तरह आसानी से आ गए, ठीक है ना। 20+ लोगे तो आप हर बुक के अंदर जो है ना 3+ सीजीपीए इजीली ले सकते हो, ठीक है ना। वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको इतनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है ना, कि आप बहुत अच्छा सीजीपी ले सकते हो, लेकिन सिर्फ आपने थोड़ा सा समझ के उसको करना है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करना इतना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको समझना, आपके अपने माइंड के अंदर स्केच बनाना है कि मैंने इसके अंदर स्टडी किस तरह करनी है, ठीक है ना। अब काफी स्टूडेंट यहाँ पे पूछ रहे थे कि हम हैंडआउट्स को कितना कितना याद करें, सिर्फ हैंडआउट्स को याद करें या अदर बुक्स को भी ले लें, या पेपर किस तरह आएगा। तो आपका जो पेपर टोटली होता है ना वो हैंडआउट से होता है या आपका कंसेप्चुअल होता है, ये सिर्फ 2 चीजें आपकी होती हैं, ठीक है ना। आपका अगर पेपर हैंडआउट से नहीं आया ना, फिर आपका कंसेप्चुअल आना, और आपको वो किसी भी हैंडआउट से नहीं कंसेप्चुअल क्वेश्चन मिलने, ठीक है ना। उसका मैं फॉर एग्जांपल आपको बताता हूं। जैसे एक क्वेश्चन होता है, मेरे घर के सामने एक बाग है। आपने हैंडआउट्स में पढ़ा है कि मेरे घर के सामने एक बाग है। आपको पेपर में पूछेगा कि बाग के सामने क्या है, तो
बाग के आपने हैंड नोट्स में पढ़ा है कि मेरे घर के सामने एक बाग है, तो वो पेपर में पूछेगा अगर बाग के सामने क्या था, घर था, ठीक है ना। तो बस ये इतना इस तरह कंसेप्चुअल पेपर होता है। बच्चे कहते हैं पता नहीं पेपर कहाँ से आ गया, उसने पेपर किस तरह बना के दिया है, ठीक है ना, हैंड नोट्स से तो पेपर ही नहीं था, ठीक है ना। हैंड नोट्स के अगर आपने हैंड नोट्स को अच्छे तरीके से रीड किया होगा ना, तो आपका जो टोटली पेपर है ना वो हैंड नोट्स के अंदर से ही आता है, ठीक है ना। और यही बच्चों के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए। अगर इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछना है, ठीक है ना। अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आपने मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर लेना है। व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाया हुआ है, आपने वहाँ से ऐड हो जाना है। अगर इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी। और मिड टर्म के करंट पेपर के हवाले से और मिड टर्म के ऑब्जेक्टिव के हवाले से आपको जो नई अपडेट्स होंगी वो इसी चैनल पर मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।